हेलो एवरीवन। हम लोग का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो थ्योरी जो हम लोग थ्योरी कर रहे थे, इसके अंदर में दो ऑलरेडी क्लास हो गया। आज हम लोग का तीसरा और आखिरी क्लास है। अभी तक हम लोग अपना जो दो पहला वीडियोस जो अपलोड किया, उसके अंदर में पहला चैप्टर से लेके बेसिक कंसेप्ट कॉस्ट शीट एनीवेज हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। मटीरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहां तक हम लोग कवर कर लिए। खाली तीन चैप्टर हम लोग को कवर करना बचा हुआ है। एक रहेगा बजट, एक रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, एक रहेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसी के साथ हमारा पूरा का पूरा थ्योरी होता है खत्म। चलो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज पहला चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके लिए आप लोग को आना होगा, मेरे बुक में पेज 183 है। आप लोग को कौन सा एडिशन का बुक मिला है उसके हिसाब से आप उस पेज में आना। चलो स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। आई थिंक पेज 183 है मेरे वाले में, और आप लोग वाले में आई डोंट नो क्या है। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहला देखो टॉपिक हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में क्या है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी शॉर्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या बेसिक फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत सिंपल सिंपल बात है। ये बात शुरू करने के पहले खाली एक छोटा सा चीज ध्यान देना, वर्ड है मार्जिनल कॉस्टिंग। कहां से है मार्जिनल कॉस्ट? और क्वेश्चन उठता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में यानी शॉर्ट जो इन्वेंट्री रहता है, जो भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है वो किस पर होता है? मार्जिनल कॉस्ट में। और जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो एक तरह का पीरियड कॉस्ट है जो सीधा पीएल में चला जाता है। हम लोग पिछले दिन जाने थे, एक प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, एक पीरियड कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? खाली वेरिएबल कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट में क्या आएगा? जो पीरियड पे डिपेंड करे, प्रोडक्ट पे नहीं, वो क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट। चलो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो सबसे पहला बात यह कि जितना भी कॉस्ट लगता है कंपनी में, जितना भी एक एंटरप्राइज में कॉस्ट लग रहा है, हर एक कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट सकते हैं। कारण क्या है इसका? मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आता है? प्रॉफिट। यानी मेरा मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट के अंदर में जितना भी कॉस्ट है उसको मुझे बांटना पड़ेगा किस किस में? एक रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, एक रहेगा फिक्स कॉस्ट। तो मेरा सारा का सारा कॉस्ट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन। वही अगर जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल, ताकि फिक्स्ड वाला फिक्स्ड में हम लोग ऐड कर सके, वेरिएबल वाला वेरिएबल में ऐड कर पाए। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, जब भी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं उसमें क्या आएगा? खाली मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट में जनरली क्या रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ये मेरा वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट है और वही मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बनेगा। नेक्स्ट, जैसा कि अभी हम जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग जो मेरा स्टॉक का वैल्यू है, FGWIP का जो स्टॉक का वैल्यू है, इसमें क्या आएगा? ओनली मार्जिनल कॉस्ट यानी ओनली वेरिएबल कॉस्ट। अब ऑब्वियस होता है जब भी कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं तो खाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है या सेलिंग ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड जो जनरल नेचर का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, भले ये वेरिएबल है बट स्टिल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के समय उसका पार्ट नहीं बनेगा। और फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल ही पार्ट नहीं बनेगा। यानी क्या क्या नहीं बनने वाला? वेरिएबल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट को हम लोग किसकी तरह ट्रीट करते हैं? पीरियड कॉस्ट। और ये सीधा कहां जाता है? पीएल में। डन। एक लास्ट छोटा सा बात, जनरली एक प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये एक डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग उसको किस बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं? विथ रेफरेंस टू देयर कंट्रीब्यूशन। यानी प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाना एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? वो उस हर एक प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं
जिसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आ रहा है वो मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये सारा कैलकुलेशन करते हैं। चलो नॉर्मल बात था। अब अगला बात, मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में क्या क्या अजम्पशंस है। देखो क्या अजम्पशन है, बहुत सिंपल बात। मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में हमेशा रहेगा सेम, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, मुझे पता है बात, ठीक। मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है। मेरा जितना भी खर्चा है उसको फिक्स्ड वेरिएबल में बांट सकते हैं। और जो मेरा कॉस्ट है वो बस खाली एक चीज पे डिपेंड करेगा, वो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा था अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो पहला पढ़े बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अगला पढ़े अजम्पशन। अजम्पशन तो बहुत इजी था, फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सारे कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट पे बांट पाएंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो यहां तक हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक्स का एप्लीकेशन कहां कहां पर है। अब बोले इसको पढ़ना मत। आज जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े थे उस समय हम लोग डिसीजन मेकिंग का बात किए थे, डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जितना डिसीजन मेकिंग था वो सब अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में पड़े थे। तो मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग एप्लीकेशन कहां क्या है, बस वही सब डिसीजन लेने में। तो मेरा एप्लीकेशन और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या आएगा, पहला कोई स्पेशल मार्केट या स्पेशल कस्टमर है उसका सेलिंग प्राइस निकालना। अगला आप लोगों को याद होगा मेक और बाय डिसीजन पढ़े थे। अगला शटडाउन पॉइंट के बारे में पढ़े थे। अगला मशीन को रिटेन करे या रिप्लेस करे उसके बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है वो पढ़े थे। किसको कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे वो पढ़े थे। तो ये सारा एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो इस सबको ज्यादा पढ़ने मतलब आंख बंद करके याद करने मत बैठ जाना। ये सारा का सारा चीज ऑलरेडी हम लोग को पढ़ा हुआ है, बस खाली शॉर्ट में हम लोग वापस से रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या क्या लिमिटेशंस है। अब पहला लिमिटेशन, यहां पे एक अजम्पशन चल रहा था। अब पता है जो जो अजम्पशन था ना, जो जो अजम्पशन यहां पे प्रूफ कर देंगे वो सारा अजम्पशन गलत है, वो इसका लिमिटेशन है। तुम बोले यार कैसे। पहला बात, हम लोग बोले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है, पर वास्तविक जिंदगी में नहीं होता। अगर हम लोग बल्क परचेज करते हैं, तुरंत सप्लायर से डिस्काउंट मांगते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट कैसे रहा, नॉट पॉसिबल। अगला सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, ये हम लोग अज्यूम किए थे, पर इम्पॉसिबल। तो कितनी बार हम लोग डिस्काउंट लेके आते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं बल्क परचेज पे। कितनी बार हम लोग को ऑफर लाना पड़ता है कोई एक पर्टिकुलर पीरियड में, कॉम्पिटिटर के एक्शन के द्वारा मुझे अपने भी वापस से रिएक्ट करना पड़ता है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होता है। अगला बात था मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट रहता है, पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, एक लेवल ऑफ आउटपुट पहुंचने के बाद मेरे को टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा बढ़ेगा। कैसे, मान लो हम एक जगह में पढ़ा रहे जहां का कैपेसिटी 50 लोग का है, तब ऑब्वियस सा बात है वहां पे मेरा फिक्स कॉस्ट रेंट कम रहेगा। पर जैसे ही मान लो मेरे को ज्यादा बड़ा जगह का जरूरत पड़ा जहां पे मेरे को एक साथ में 300 लोग को पढ़ाना है, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा फिक्स कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, रेंट बढ़ेगा ना। तो ये एक और गलत असम्पशन है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है। एक और असम्पशन था सारे कॉस्ट को लोग बांट सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में, नॉट पॉसिबल। बहुत सारा कॉस्ट ऐसा रहता है जिसका एग्जैक्ट नेचर क्या है वो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, वो हर पीरियड में चेंज होता रहता है। तो जब उसका एग्जैक्ट नेचर नहीं पता चलेगा तो फिक्स्ड वेरिएबल में बांटेंगे कैसे। यानी जो असम्पशन था एग्जैक्ट वही उसका लिमिटेशन है। तो पहला ये अज्यूम करता है सारा कॉस्ट को फिक्स्ड वेरिएबल में बांट सकते हैं, नहीं पॉसिबल। अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगा, जो था हमारा फीचर्स में, नॉट पॉसिबल। मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग इग्नोर करता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बस प्रॉफिट निकाल के देख लिया, पर वो ये नहीं देखा ये जो प्रॉफिट कमाया कितना रुपया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट के द्वारा कमाया, तो ये इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं होता। कारण क्या है, रॉ मटेरियल वेज रेट चेंज हो सकता है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। तो जो जो हमारा असम्पशन था एग्जैक्ट वही क्या बन गया है, हमारा लिमिटेशन। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। वेल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन
मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वैसे तो देखो हम लोग इसको डिटेल में पढ़े थे जब रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल एंड प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन करते थे। ऑस्ट्रेलिया डिफरेंस क्या है हम लोग को जानना है। देखो पहला बात, मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगला बात यह कि यहां पे फिर फिक्स कॉस्ट का क्या रोल है। यहां पे फिक्स कॉस्ट को इग्नोर किया क्योंकि यहां पे हम लोग ये मानते हैं कि पीरियड कॉस्ट है, यानी इस पीरियड पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, जो फैक्ट है। यानी अगर बाई चांस ढंग से डिसीजन मेकिंग के लिए अगर मेरे को कॉस्ट निकालना है तो ये हमेशा कौन सा रहने वाला है, मार्जिनल कॉस्टिंग। पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए सुटेबल नहीं है, पर अकाउंटिंग पर्पस के लिए याद करो आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते थे आप लोग देख करते थे कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, और कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट आता था, फिक्स्ड कॉस्ट को भी कैपेसिटी के रेशियो के बेसिस में पर यूनिट रेट निकाल के लेते थे। यानी इन शॉर्ट अगर हम लोग देखा जाए अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सही है, पर मेरा डिसीजन मेकिंग के व्यू पॉइंट से मार्जिनल कॉस्टिंग बेटर है। तो अगर बाई चांस कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन करना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ट है, तो सारा डिसीजन मेकिंग उसके बेसिस पे ही सही रहेगा। चलो जरा पढ़ते हैं क्या है डिफरेंस। फिक्स कॉस्ट इग्नोर किए, फिक्स्ड ओवरहेड को ऐड किए कॉस्ट में। मेरा यहां पे कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा क्योंकि यहां पे खाली वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के है, तो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, तो अगर यूनिट बढ़ रहा है तो मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट सुटेबल। कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंपैरिजन यहां इजीली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा फिक्स कॉस्ट के आने की वजह से। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो ये था हमारा थ्योरी। नेक्स्ट हमारा बात है, एक टर्म है सीवीपी एनालिसिस। पहला क्वेश्चन उठता है सीवीपी का फुल फॉर्म क्या है। सीवीपी सीवीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मतलब क्या? इसका मतलब यह है, देखो तीन ही शब्द है, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। आ गया कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। अब देखो सीवीपी का मतलब क्या। सीवीपी का एक सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या, कितना यूनिट बेच रहे हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा, कितना यूनिट बेच रहे हैं, वो क्वांटिटी चेंज होगा, मेरा अकॉर्डिंगली कॉस्ट भी चेंज होगा। और अगर बाई चांस कॉस्ट चेंज होगा तो ऑब्वियस सा बात है उसी की वजह से प्रॉफिट भी चेंज होगा। यानी सीवीपी एनालिसिस में हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम के चेंज होने पे, वॉल्यूम यानी आउटपुट या क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स के चेंज होने पे मेरा कॉस्ट में क्या बदलाव आएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवीपी एनालिसिस। यहां पे यानी यहां पे एनालाइज करना है कि वॉल्यूम के चेंज होने पे कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या किस तरह का बदलाव आता है। किस तरीका से, एक बात तो देखो ऑब्वियस सा बात है जो हमें पता है कि अगर बाई चांस एक कंपनी अपना आउटपुट बढ़ाता है प्रॉफिट बढ़ेगा, नॉर्मल बात है। यानी यहां पे देखो क्या चीज का रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। जैसी वॉल्यूम बढ़ेगा कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा, टोटल कॉस्ट बढ़ता है पर कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा, टोटल कॉस्ट विल नॉट चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। तो इस वजह से जो मेरा प्रॉफिट पर यूनिट है वो ऑब्वियस सा बात है बढ़ेगा अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट उतना ही रह रहा है। जाने शॉर्ट यहां पे पूरा का पूरा हम लोग को ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है कि वॉल्यूम के चेंज होने पे मेरा सेल, मेरा कॉस्ट एंड इवेंचुअली मेरा प्रॉफिट के अंदर में किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अगला क्वेश्चन उठता है सीवीपी एनालिसिस करने का कारण क्या। मार्जिनल कॉस्टिंग में जितना भी चीज पढ़े रहा वो सारा सीवीपी एनालिसिस में काम आता है। क्या हाउ मच सेल्स शुड बी मेड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में। अब इसको रटेगा थोड़ी। याद करो मेरा एक फेवरेट फॉर्मूला, हाउ मच शुड बी द सेल्स टू अर्न डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। जिसने बता दिया अगर प्रॉफिट दिया है सेल निकालना है, सेल दिया है प्रॉफिट निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता था टोटल सेल का फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेल वैल्यू टू डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। अगला क्या इफेक्ट आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस कॉस्ट एंड वॉल्यूम। कौन सा प्रोडक्ट सबसे प्रॉफिटेबल है, मेक और बाय डिसीजन। तो याद करो ये सारा का सारा चीज हम लोग कहां पढ़ते थे, मार्जिनल कॉस्टिंग में। बस अब दो चीज और है, मार्जिनल कॉस्टिंग का थ्योरी खत्म। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट। यानी रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या, कौन कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट है, कॉस्ट विच इज रेलेवेंट, क्या चीज के लिए रेलेवेंट है, फॉर डिसीजन मेकिंग। कौन कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट है, ये अब हम लोग जान रहे हैं। आप लोग ये वाला चीज को थोड़ा एकदम माइंड में सेट करना, एग्जाम में कभी कभी एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछता है। चलो एक बार जरा देखिए, तुम लोगों को पहले मेरे को शॉर्ट में बताता है। पता है वो सारा कॉस्ट रेलेवेंट होगा जो मेरा फ्यूचर में लगने वाला है। देखो जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया वो तो लग गया, उसके बारे में क्यों सोच रहा है। यानी मेरे लिए कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट होगा जो मेरा फ्यूचर में लगने वाला है, फ्यूचर में लगने वाला है और मेरे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे। यानी मान लो मेरा एक ऐसा खर्चा है, मान लो मेरे पास 3 ऑप्शन है कुछ करने का, और एक पर्टिकुलर कॉस्ट मेरा फ्यूचर में लगेगा और तीनों में सेम लगेगा, तो वो कॉस्ट रेलेवेंट थोड़ी है। यानी डिसीजन को लेने के लिए जो मेरा कॉस्ट रेलेवेंट होता है वही मेरा क्या बनेगा, रेलेवेंट कॉस्ट। और एक बात ध्यान देना, जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया या जिसका कमिटमेंट दे दिए कुछ भी हो जाए मेरे को एक खर्चा करना पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या हो, तो करना ही पड़ेगा, तो डिसीजन के लिए थोड़ी रेलेवेंट होगा। क्या कॉस्ट रेलेवेंट होगा, जो एक डिसीजन लेने की वजह से मेरा एडिशनल कॉस्ट लग रहा है। तो एक काम करें जरा, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन उठता है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या रेलेवेंट है। अभी जस्ट पढ़े हिस्टोरिकल कॉस्ट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। कारण क्या, जो ऑलरेडी मेरा पास्ट में खर्चा लग गया वो तो लग गया, दैट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। जो ऑलरेडी लग गया वो इफेक्ट नहीं करता। जैसे मशीन ऑलरेडी परचेज कर लिए, ऑलरेडी रुपया दे दिए, अब उसके बारे में सोच के फायदा नहीं हो, तो रुपया गया। अब आगे क्या लगने वाला है वो मेरे लिए रेलेवेंट है। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, संक का मतलब जो डूब गया। ये हम कॉस्ट का सेकंड थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किए थे। संक का मतलब क्या, जो डूब गया। तो भाई जो डूब गया, जो डूब गया वैसा कॉस्ट, वो कौन सा कॉस्ट रहेगा, जो ऑलरेडी पे हो गया वही तो डूबेगा। तो जो ऑलरेडी पे हो गया, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी गुड्स आ गया है, सर्विसेज मिल गया, वो आज के दिन सोच के फायदा थोड़ी है, इररेलेवेंट है। इसमें एग्जांपल दिए थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इसके अलावा एग्जांपल दिए थे रॉ मटेरियल परचेज के रख लिए, इवन तो ये यूज नहीं हो रहा है। ये सब क्या था, सम कॉस्ट, ऑलरेडी पेड, इररेलेवेंट। तीसरा है मेरा कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मतलब क्या, वो कॉस्ट जो एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में अग्री हो गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीजन विच आई मेक, मेरा ये वाला कॉस्ट तो डेफिनेटली लगता रहेगा, भले हम कोई कुछ भी कर ले। तो भैया जिसका कमिटमेंट दे दिए, जो अग्रीमेंट में फाइनल हो गया कि कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में वो कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो डिसीजन के लिए रेलेवेंट थोड़ी है, वो क्या रहेगा, इररेलेवेंट। तो ये मेरा क्या है, इररेलेवेंट। ये क्या होता है, प्री अग्रीड कॉस्ट विच कैनॉट बी क्या लिखा हुआ है यहां पे, रिवोक्ड, रिवोक नहीं कर सकते अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, वो मेरा क्या रहेगा, सम कॉस्ट, इररेलेवेंट। अब अगला तीनों रेलेवेंट है। मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एकदम रेलेवेंट कॉस्ट है। कारण क्या, कोई एक डिसीजन को लेने की वजह से हम कितना रुपया खो रहा है, छोड़ रहा है, इवन तो इसका फाइनेंशियल अकाउंट्स में एंट्री नहीं होता, पर डिसीजन के लिए रेलेवेंट तो है। ऑब्वियस सा बात है, मेरा क्या रहेगा, रेलेवेंट। अगला मेरा नॉशनल या इंप्यूटेड कॉस्ट।
नॉस्टल इंप्यूटेड कॉस्ट भी एकदम रेलिवेंट होता है। एग्जांपल, मान लो हम एक जगह परचेज किया, कितना रुपए लगा के, मान लो 50 लाख। 50 लाख से मान लो हम एक जगह परचेज किया, उसमें बिजनेस करना स्टार्ट किया। ठीक, अब बिजनेस जब कर रहे हैं तो कुछ रेवेन्यू आया, माइनस किए मेरा कितना खर्चा लगा, मेरा प्रॉफिट आया, हम बड़े खुश हैं। मेरा प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि मेरे को इस पे रेंट नहीं देना पड़ रहा है, मेरा खुद का जगह है। पर सुनो, मेरा 50 लाख रुपया ये जगह खरीदने में गया, तो ये बात मेरे को एकदम यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर ये 50 लाख रुपया यहां पे नहीं लगता तो हम शायद कहीं पे इन्वेस्ट करके कुछ इंटरेस्ट कमाते, जो हम खो रहा है ना। तो ऑल्दो ये मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, जो मेरा कैश में जा नहीं रहा है, और जो आने का मौका था पर खो रहा है, वो तो मेरे लिए रेलेवेंट होगा। ऑब्वियस और इसका नेचर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जैसा है, तो ये मेरे लिए क्या रहेगा? एब्सोल्युटली रेलेवेंट। लास्ट में है शटडाउन कॉस्ट। क्लास 2 में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। शटडाउन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो अगर एक बिजनेस को टेम्पररीली बंद कर दिया जाए, परमानेंट नहीं, अगर एक बिजनेस को टेम्पररीली बंद कर दे, उसके बावजूद अगर कुछ कॉस्ट लग रहा है, उसको बोलते हैं शटडाउन कॉस्ट। यानी ये मेरा वो कॉस्ट है, ये मेरा वो फिक्स कॉस्ट है, ये वो मेरा फिक्स कॉस्ट है जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। वो तो हो गया अवॉइडेबल नेचर का। और मेरा कुछ ऐसा खर्चा रहेगा जो हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो मेरा रहेगा अनअवॉइडेबल नेचर का। तो देखो, जो अनअवॉइडेबल नेचर का कॉस्ट है वो तो रेलेवेंट नहीं रहेगा, पर जो चीज को अवॉइड कर सकते हैं टेम्पररी शटडाउन करने पे, वो तो रेलेवेंट रहेगा डिसीजन लेने के लिए। तो ये मेरे लिए क्या रहेगा? एब्सोल्युटली रेलेवेंट। डन। चलो यहां तक पढ़े। बस लास्ट एक बात है हमारा, वो क्या है? की फैक्टर, या इसका एक और नाम है लिमिटिंग फैक्टर। की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर क्या है? की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर, देखो, हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमम करना। और मान लो एक कंपनी तीन या चार प्रोडक्ट बनाकर बेचता है, और मान लो उसको ये डिसाइड करना यार कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचे, वो क्या देखेगा? जिसमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आया, कि जिसमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आया वो सबसे प्रॉफिटेबल रहेगा, तो वो उसको बेचना चाहेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, एक फर्म वैसे कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेगा जिसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? मैक्सिमम। पर काफी बार होता है ना, कुछ कुछ ऐसा फैक्टर होता है, काफी बार कोई कोई ऐसा फैक्टर होता है जो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट कमाने से रोक देता है, लिमिट कर देता है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। आप लोग बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे देते हैं, आप लोग जैसे जब लाइव क्लासेस चलता था, आप लोग आते थे, लाइव क्लासेस में आप लोग देखे थे कि हम लोग की जगह कैपेसिटी एक लिमिटेड कैपेसिटी है 350, यानी 350 लोग अगर आते हैं तो लोग उस बैच में बैठ सकते हैं। और मान लो एग्जांपल दे रहा है, मान लो प्राइम टाइम स्लॉट है लोग का ट्यूशन लेने का 11 बजे, जहां लोग ना प्रॉपर नींद में रहते हैं, ना प्रॉपर थके हुए रहते हैं, 11 बजे बड़े फ्रेश रहते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं? 11 बजे वो लोग आए और आके ट्यूशन करें। अब मैक्सिमम डिमांड अगर 11 बजे के बैच में है, तो भाई 350 लोग के बाद तो जगह भरेगा, और जब वो भरेगा तो उसके बाद और 1 बजे एक्स्ट्रा आया तो अनफॉर्चुनेटली हम बिठा नहीं पाएगा। तब जो अगर बाई चांस ज्वाइन करता और जो मेरे को एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देकर जाता, वो शायद वो ना दे के जाए, वो हो सकता है बोले नहीं हम नहीं करेंगे, आइधर हमको 11 बजे दीजिए, नहीं तो आपसे नहीं पढ़ेंगे। चलिए बताइए, इस केस में मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? मेरा जगह का कैपेसिटी। सिमिलरली मतलब कैपेसिटी एक लिमिटिंग फैक्टर है। सिमिलरली जो स्किल्ड लेबर का इंडस्ट्री है, और एक बहुत बड़ा ऑडिट फर्म है, जहां पे बहुत सारे स्किल्ड आदमी लोग हैं। अब ऑब्वियस सा बात है, कोई कंपनी को अपना ऑडिट करवाना है तो वो हमेशा चाहेगा स्किल्ड ऑडिटर रहे। बड़ा कंपनी का बात कर रहे हैं, वो चाहेगा एक बड़ा स्किल्ड ऑडिटर आए ताकि ढंग से ऑडिट करके जाए। और प्रॉब्लम यह कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर ऑडिट फर्म के अंदर में बहुत ही गिने चुने अच्छे क्या नाम है स्किल्ड एम्प्लॉय है, तो लोग जितने को सर्विस दे पाएंगे उतना तो हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली अगर जैसे ही उनका लिमिटेशन खत्म होगा और मार्केट में मान लो अवेलेबल नहीं है, तब उस केस में क्या होगा? जो नए क्लाइंट आते वो शायद ना आए, यानी शॉर्टेज ऑफ लेबर भी क्या हो सकता है? एक लिमिटिंग फैक्टर। अगला रॉ मटेरियल का शॉर्टेज।
मान लो एक फिनिश गुड बनता है एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से, उस फिनिश गुड का डिमांड बहुत है, पर जो रॉ मटेरियल है ना उसका सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है, उसका शॉर्टेज है। तो भाई अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिनिश गुड कैसे बनाकर बेचेंगे? यानी प्रॉफिट कमाने का मौका था पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कमा पाए। कारण क्या? लिमिटिंग फैक्टर। एक और लिमिटिंग फैक्टर डिमांड ही नहीं है। सब कुछ है, लेबर है, मटेरियल है, कैपेसिटी है, पर डिमांड ही नहीं है। तो एनीवे सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर। यानी मेरा लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर क्या है? वैसा फैक्टर जो एक कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने से रोकता है। वो एक लिमिट लगा देता है कंपनी के अच्छा प्रॉफिट को कमाने से। इसीलिए इसका एक और नाम है प्रिंसिपल फैक्टर या क्रिटिकल फैक्टर। तो ये था लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। क्या जरा देखें, एक फॉर्म ट्राई करेगा टू प्रोड्यूस सच कमोडिटी जिसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऑब्वियस सा बात है। कारण क्या? उसका सेल करने पे प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा, एकदम सही बात। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जितना प्रोडक्ट ये बनाकर बेचना चाहे उतना बेच नहीं पाएगा। कारण क्या? कुछ लिमिटेशन आ जाएगा। किस तरह का लिमिटेशन? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर या कैपेसिटी या डिमांड। और ऐसे फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर, जो एक लिमिट लगा देता है क्या चीज पे? ऑन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। इसका एक और नाम क्या है? प्रिंसिपल फैक्टर या क्रिटिकल फैक्टर। एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपेसिटी या सेल्स कैपेसिटी यानी डिमांड। अगला भाई कैश ही कब नहीं अवेलेबल नहीं होता, तो ये मेरा क्या रहेगा? लिमिटिंग फैक्टर्स। और नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सीवीपी। ये वापस पढ़ने मत बैठ जाना, ऑलरेडी 2-3 पेज पहले डिस्कस कर लिए, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसी के साथ हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का थ्योरी होता है खत्म। इसके अलावा देखो बहुत थ्योरी था, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब कुछ ये ऑलरेडी हम लोग जब क्लास में पढ़े थे ऑलरेडी डिस्कस करना हो गया। इसीलिए वापस से रिपीट नहीं कर रहा है। यहां पे हम लोग खाली वही थ्योरी का डिस्कशन कर रहे हैं जो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था। तो बीपी पे आता है, कैश बीपी पे आता है, कॉम्पोजिट बीपी पे आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब पे थ्योरी कभी कभी पूछता है, छोटा छोटा, जो ऑलरेडी डिस्कस करना हुआ है। डन। चलो एक काम करते हैं, हम लोग अब चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। किस में आते हैं? एक काम करते हैं, 2 ही चैप्टर बचा है। एक काम करते हैं, पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आखिरी चैप्टर हमारे पेज में, पेज नंबर 200, मेरे बुक पे पेज 217। जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्लीज ये वाले चैप्टर का थ्योरी को स्किप करना, क्योंकि आप लोग सीएमए इंटर के सिलेबस में नहीं है, ये सीएमए फाइनल के सिलेबस में। तो आप लोग प्लीज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थ्योरी को स्किप करके सीधा बजट वाले थ्योरी में पहुंचना इस वीडियो का। चलो सीए वाले को करना ही है, स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का थ्योरी क्या है? वेल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता था एक बार जल्दी से याद दिलाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता था? सबसे पहले एक कंपनी में जितना भी काम हो रहा है, देखो पहला बात तो ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से अलग है किस सेंस में? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवरहेड को हम लोग एलोकेट अपोर्शन करते थे डिपार्टमेंट के बेसिस पे, और बाद में एक कॉमन बेस लेते थे, लेबर आर या मशीन आर, उसके बेसिस पे ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते थे। ये चीज उतना अप्रोप्रिएट नहीं है उस इंडस्ट्री में। इनफैक्ट कोई भी इंडस्ट्री में ये अप्रोप्रिएट नहीं है, वो खाली उसी इंडस्ट्री में अप्रोप्रिएट है जहां पे ज्यादा प्रोडक्ट ना बने, सेम टाइप का प्रोडक्ट बने और हर डिपार्टमेंट में सेम टाइप का रिसोर्सेज यूज करें। पर वास्तविक लाइफ में ऐसा होता नहीं है। और रियल लाइफ में मैक्सिमम कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, जिनको बहुत तरह का एक्टिविटी से गुजरना पड़ता है। तब इस सिचुएशन में हमारा कंपनी क्या करता है? सबसे पहले वो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में एक्टिविटीज क्या क्या है उसे आइडेंटिफाई करता है। तो पहला काम क्या है? एक्टिविटी आइडेंटिफाई करता है। एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के बाद अगला वो क्या निकालता है? उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में खर्चा क्या लगा, जितना खर्चा लगा उस सारे कॉस्ट को जोड़ता है, उसको क्या नाम देते हैं? कॉस्ट पूल। एक और उस एक्टिविटी का कॉस्ट आया, जैसे मान लो एग्जांपल रिसीविंग एक एक्टिविटी है, मटेरियल रिसीविंग,
अगला क्वालिटी इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है, मशीनिंग एक एक्टिविटी है। मान लो यहां लग रहा है 5 लाख, यहां लग रहा है 4 लाख, यहां लग रहा है 12 लाख। तो मेरा कंपनी सबसे पहले क्या करेगा, क्या क्या एक्टिविटी होता है उसको निकालेगा। अगला इस एक्टिविटी में कॉस्ट क्या क्या लगा वो सारे कॉस्ट को जोड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पूल। अगला वो ये जानने का कोशिश करेगा कि यार इस एक्टिविटी में जो खर्चा लगा, इस एक्टिविटी में जो मेरा कॉस्ट लगा, इस एक्टिविटी में जो मेरा कॉस्ट लगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इस एक्टिविटी में जो मेरा कॉस्ट लगा वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस एक्टिविटी में कॉस्ट को ड्राइव करता है, उसका नाम क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट ड्राइवर। और जैसे मेरा रिसीविंग का खर्चा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ रिसिप्ट, साल में कितनी बार रिसीव किए। और मेरा क्वालिटी इंस्पेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कितना बैचेस बना उसका क्वालिटी चेक। और मेरा मशीनिंग किस पे डिपेंड करेगा, कितना घंटा मशीन चला, मशीन आर पे। तो कितना बार रिसीव किए, कितना नंबर ऑफ बैचेस था, कितना मशीन आर था, वो मेरे को पता रहेगा। तो देखो हर एक्टिविटी का कॉस्ट पता है, और ये कॉस्ट किस ड्राइवर पे डिपेंड करता है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। डिवाइड करते मुझे क्या मिल जाएगा, रेट पर ड्राइवर। ठीक, तो पहले ना देखो ये सारा टर्म को समझो। पहला टर्म क्या है, एक्टिविटी। तो आप लोग देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी यहां पे क्या चीज को रेफर करता है, एक इवेंट जिसमें कॉस्ट लगे। इवेंट क्या है, रिसीव करना एक इवेंट है, क्वालिटी को चेक करना एक इवेंट है, मशीन चलाना एक इवेंट है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक इवेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। अगला क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वैसा कोई भी चीज जिसके लिए मुझे कॉस्ट निकालना है। ये हम लोग अपना बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट डिनोट्स एनीथिंग फॉर विच द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड। जैसे एक प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट क्या लगा, एक कस्टमर के लिए कॉस्ट क्या लगा, एक ब्रांड के लिए कॉस्ट क्या लगा, एक सर्विस का कॉस्ट क्या है, क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगला देखो वर्ड क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। तो ये रहा कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जिसकी वजह से एक एक्टिविटी का कॉस्ट चेंज होता है। यानी अगर नंबर ऑफ रिसिप्ट ज्यादा होगा तो इस एक्टिविटी का कॉस्ट ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ रिसिप्ट कम होगा तो ये एक्टिविटी का कॉस्ट कम होगा। तो ये मेरा क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। लास्ट पे क्या है, वर्ड कॉस्ट पूल। ये रहा कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल क्या है, सारे के सारे इंडिविजुअल कॉस्ट को ग्रुप बनाकर जोड़ दे जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल। ठीक है ना यहां तक। चलो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग मार्क करो। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब देखो ऐसा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर में और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर में, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग याद करो चैप्टर ओवरहेड, और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट बांटते थे, यहां पर एक्टिविटी वाइज बांटते। वहां पे कॉस्ट एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे डिपेंड करता था, यहां पे कॉस्ट एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। वहां पे जनरली हम लोग सबको डिवाइड करते थे लेबर आर या मशीन आर से, बस एक ही फैक्टर था रेट निकालने का। और यहां पे हर एक्टिविटी का अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर होता है। ऑब्वियस सा बात है, उतना साइंटिफिक नहीं था, ये ज्यादा साइंटिफिक है। वहां पे इधर सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते थे या मल्टीपल, जबकि यार यहां तो सिंगल का कंसेप्ट ही नहीं हो सकता, यहां तो हर एक्टिविटी का रेट निकलेगा ही अलग अलग, मल्टीपल। वहां पे जनरली आर के बेसिस पे एलोकेट होता था, और यहां पे जनरली कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस, ये सब के बेसिस पे होता है। तो एक काम करिए, जरा पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड डिपार्टमेंट में कैलकुलेट हुआ, यहां पे एक्टिविटीज। यहां कॉस्ट आर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर, यहां पे कॉस्ट आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज। यहां पे जनरली लेबर आर या मशीन आर को ही ड्राइवर मानता था, जबकि यहां पे एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ड्राइवर रहता है। वहां पे इधर मल्टीपल या सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते थे, या सिंगल का तो कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। कारण क्या पे हर एक्टिविटी का अलग से कॉस्ट निकाले, अलग से रेट निकाले, तो हमेशा मल्टीपल रेट आएगा। यहां पे जितना यूनिट बनाए या आर के बेसिस पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट था, यहां पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विसेज वो सब रहेगा।
तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये 4-5 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है नीचे वाला। अब ये थ्योरी क्या बताता है कि जो मेरा एक्टिविटीज है ना, जो मेरा एक्टिविटीज है, अब वो मेरा एक्टिविटीज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी रहेगा जो पर यूनिट, हर एक यूनिट को बनाने में लगे, हर यूनिट को बनाने में लगे। यानी कोई कोई ऐसा एक्टिविटी है, ऐसा कॉस्ट है जो पर यूनिट डिपेंड करेगा। कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो पर यूनिट नहीं, पूरे बैच पे लगता है, एक साथ बैच पे लगता है। कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो एक प्रोडक्ट पे लगेगा, भले कितना यूनिट बनाओ। कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो पूरा फैसिलिटी पे लगेगा, यानी ना यूनिट, ना बैच, ना प्रोडक्ट, पूरा फैसिलिटी पे लगेगा। आप लोग बोलेंगे एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दीजिए तो समझ में आएगा। बताते हैं। पहला क्या है, यूनिट लेवल एक्टिविटी। यूनिट लेवल का मतलब क्या? वो सारा का सारा कॉस्ट जो मेरा एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा जिस प्रोपोर्शन में मेरा यूनिट प्रोड्यूस चेंज होता है। यानी मेरा वो कॉस्ट जो यूनिट के बढ़ने के साथ बढ़े या यूनिट के गिरने के साथ गिरे, वैसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट लेवल एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल, मान लो एक कंपनी का पॉलिसी है कि जैसे हर एक आइटम बनेगा उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसके क्वालिटी को टेस्ट करेगा, तो ये मेरा क्या है, यूनिट लेवल एक्टिविटी। तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ऑफ एवरी आइटम पे जो आ गया वो यूनिट लेवल है, हर एक यूनिट का। ठीक, अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, बैच लेवल एक्टिविटीज। बैच लेवल एक्टिविटीज मतलब क्या, जो हर एक बैच पे डिपेंड करे, मतलब पर यूनिट नहीं, पर 100 यूनिट पे, पर 200 यूनिट पे, पर 500 यूनिट पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैच लेवल एक्टिविटी। इसका मतलब बड़ा अच्छा एग्जांपल है, याद करना एक चैप्टर मटेरियल जहां पढ़े थे EOQ, और आपको याद होगा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता था पर ऑर्डर। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर, यानी हर ऑर्डर पे ये ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, भले उस पर्टिकुलर ऑर्डर में आप कितने यूनिट का भी ऑर्डर दो। अगर 1 यूनिट का भी ऑर्डर दे रहे हैं तब भी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा 100 रुपया मान लो। अगर एक बार में हम 50 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं तब भी उस ऑर्डर का तो 100 रुपया लगेगा। सिमिलरली एक पढ़े थे जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग में इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला था √2AS/C, जहां पे एस क्या था, सेटअप कॉस्ट पर बैच पे सेटअप करने का कॉस्ट। या मान लो अगर इंस्पेक्शन हम लोग पर यूनिट नहीं करके पूरे बैच में, मान लो एक बैच निकला, उसके 1 यूनिट को इंस्पेक्ट किया, वो सही है, मतलब पूरा बैच सही है, तो ये भी क्या है, बैच लेवल एक्टिविटी। तो क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगला सेटअप कॉस्ट, अगला इंस्पेक्शन हो रहा है ऑफ द फर्स्ट आइटम इन एवरी बैच, ये मेरा क्या बनेगा, बैच लेवल एक्टिविटी। तो यूनिट लेवल में क्या है, हर एक यूनिट को चेक करते हैं। बैच लेवल में क्या है, पूरे बैच को एक बार में, पूरे बैच का एक बार में कॉस्ट लगता है। तीसरा मेरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या, मान लो मेरे को एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो भाई अगर नया प्रोडक्ट बनाना है तो नए प्रोडक्ट को बनाने के पहले उसका ड्राइंग, डिजाइन, ये सब कुछ तैयार करना पड़ता है। उसमें क्या स्पेसिफिकेशन लगेगा वो तैयार करना पड़ता है, मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो ये जो मेरा कॉस्ट है वो तो प्रोडक्ट बनने के पहले का कॉस्ट है ना, यानी मेरा जितना खर्चा प्रोडक्ट के बनने के पहले का कॉस्ट है वो मेरा उस प्रोडक्ट का कॉस्ट हुआ। अब भले आप उसमें जितना यूनिट बनाओ, जितना बैच बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये कॉस्ट तो पहले लग गया, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। तो जैसे डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, जो स्पेसिफिकेशन है उसको बनाना, जो ड्राइंग है, ब्लूप्रिंट है उसको बनाना, ये सब क्या रहेगा, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। एक और है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी, जो मेरे पूरे फैक्ट्री पे लगे, भले ही प्रोडक्ट बने ना बने, एक बने, 100 बैच बने, कुछ भी हो, पर भाई वो बिल्डिंग का रेंट फैसिलिटी का खर्चा है, वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस फैसिलिटी का खर्चा है, सिक्योरिटी चार्जेस वो किसी एक यूनिट पे थोड़ी डिपेंड करेगा, फैसिलिटी का खर्चा है, उसको बोलेंगे फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल देखो, कुछ कुछ कॉस्ट पूल के कॉस्ट ड्राइवर का, तो देखो एक्टिविटीज ये सब है। ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। मेरा सेटअप कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सेटअप। मेरा मशीनिंग कॉस्ट हमेशा मशीन आवर, असेंबली कॉस्ट नंबर ऑफ पार्ट्स या
लेबर आर पे भी डिपेंड कर सकता है। जनरली असेंबलिंग का काम लेबर करते हैं। इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ टेस्ट, पेंटिंग, नंबर ऑफ पार्ट, मतलब ठीक है। ये आप लोग पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि एनीवेज ये सारा का सारा क्वेश्चन के अंदर में दिया रहता है कि कौन सा एक्टिविटी किस ड्राइवर पे डिपेंड करेगा। मत पढ़ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक बात तुम लोग समझ गए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काफी अच्छा चीज है, और अगर ये काफी अच्छा है तो हर एक कंपनी इसको इंप्लीमेंट करना चाहेगा, पर ऐसा नहीं है हर एक कंपनी इसको ढंग से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएगा। एबीसी के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के पीछे कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट्स है। आप लोग बोलेंगे क्या? पहला बात तो हर किसी के बस का बात नहीं है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझ के इसको ढंग से सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है कि भाई सीख ये होता कैसा है, कि कोऑपरेशन ऑफ वर्कफोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो लोग ढंग से एक्टिविटीज आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, कॉस्ट को ढंग से सेग्रीगेट नहीं करते, सब गलत हो जाएगा। अगला, अब मेरे को ये पता होना चाहिए वो पूरा, अब देखो, अब जो हम लोग टेबल बनाते थे ना उसी का सारा पॉइंट आ जाएगा। अगला, मुझे एक्टिविटी को डिफाइन करना जरूरी है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार इस फैक्ट्री के अंदर में एक्टिविटीज क्या क्या है, और कि कहीं पे ऐसा कोई एक्टिविटी एक दूसरे में मर्ज ना हो जाए। तो अगला, एक्टिविटी को सिलेक्ट कर। अगला, उस एक्टिविटी में कॉस्ट कितना लगा, जो कॉस्ट पूल है उसको ढंग से असाइन कर। नेक्स्ट, वो किस चीज पर डिपेंड करता है कॉस्ट ड्राइवर, उसको ढंग से सिलेक्ट कर। यानी शॉर्ट जो टेबल बनाते थे वो पूरा का पूरा करना प्लस स्टाफ ट्रेनिंग, वही हमारा क्या रहेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्री रिक्विजिट्स। ठीक, आई थिंक ये हमारा आखिरी थ्योरी है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। यस, आखिरी है। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कुछ अलग बात नहीं है, ये बस खाली कॉस्ट मैनेजमेंट का वो एप्लीकेशन है जो एबीसी को इंप्लीमेंट करने में लगता है। यानी एबीसी को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग टूल हो गया जिसको हम लोग मैनेज करने के लिए, जिस चीज को मैनेज करने के लिए एक जो लेवल है, जो एक्टिविटी है, जो टूल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। यानी इसका मेन फोकस क्या है, ढंग से एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके और ढंग से कॉस्ट पुल, कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करके इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाना। यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग हो गया, और इसको इंप्लीमेंट करवाना सक्सेसफुली एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट हो गया। सॉरी, अगर आप लोग देखोगे तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के अंदर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात, पहला कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना। देखो, जो चीज ऑलरेडी ऊपर पढ़े थे ना वो सेम वापस रिपीट होगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर। अब एक्टिविटी में भी दो चीज होता है, एक होता है वैल्यू एडेड एक्टिविटी, एक होता है नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसके द्वारा, कोई ऐसा काम करने के द्वारा कस्टमर के लिए उसका वैल्यू बढ़ेगा, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हो। जैसे कि मान लो एक फर्नीचर डीलर है, अगर वो ढंग से पॉलिश कराए तो उसके लिए एक्टिविटी है, और ढंग से पॉलिश कराए तो कस्टमर उसके लिए डेफिनेटली ज्यादा पैसा देगा, तो ये उसके लिए वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या रहेगा, वो वैसा एक्टिविटी जिसका क्वालिटी या फंक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। यानी कोई ऐसा काम करने की वजह से आप लोग बोलेंगे क्वालिटी इंप्रूव हो गया या फंक्शन इंप्रूव हो गया, बोले ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब इस सिचुएशन में उसको क्या बोलेंगे, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो पहले ये आइडेंटिफाई कर वैल्यू एडेड कौन सा है, नॉन वैल्यू कौन सा है, कि वैल्यू एडेड का पैसा चार्ज करेगा कस्टमर देगा भी, अगर नॉन वैल्यू का चार्ज किए वो कुछ नहीं देगा, और स्टिल अगर चार्ज कर लिए कस्टमर मेरे को छोड़ के चला जाएगा। आज जैसे मान लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, एक फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल पहुंचा रहे हैं, इतना गंदा तरीका से प्लांट लेआउट बनाए कि एक कोने में एक मटेरियल जिसका यूज होता है दूसरे कोने में, तो वहां से वहां तक पहुंचाने में बेचारे का बहुत खर्चा लगता है। ये जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, पर कॉस्ट तो लग रहा है, पर क्वेश्चन उठता है इसका पैसा क्या कस्टमर देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो पहला क्या, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर। अगला, कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसका मतलब क्या, एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम लोग ढंग से असेस कर पाएंगे और ढंग से इवैल्यूएट कर पाएंगे कि कौन सा एक्टिविटी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, कौन सा कॉस्ट सेंटर
कितना एफिशिएंटली अपना परफॉर्म कर रहा है। यानी हर एक्टिविटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रहेगा। उसके बाद उसको टारगेट देंगे, भाई देख तुम आइदर इस कॉस्ट को अचीव करके दे या हो सके तो कॉस्ट रिड्यूस कर। कंट्रोल गया भाड़ में, कॉस्ट रिड्यूस कर। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट इन बिजनेस किस तरीका से होता है? कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या था? लास्ट डे पढ़े, परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस स्टैंडर्ड विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। और याद करो, जो स्टैंडर्ड बनाए उस स्टैंडर्ड को ही कम कर देना, जो स्टैंडर्ड को चैलेंज करता है वो क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। अगला क्या है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीपीआर। इसमें मेरे को क्या करना पड़ता है? जो बिजनेस का प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रोसेस के द्वारा ये अपना सारा का सारा काम कर रहा है, उसको ढंग से एग्जामिन करके उसको वापस से री इंजीनियर कर, यानी उसमें आइडेंटिफाई कर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एफिशिएंसी लाने का। ये आइडेंटिफाई कर जहां जहां पे उतना एफिशिएंसी काम नहीं होता वो अगर एलिमिनेट हो पाए, ताकि ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। ये पॉसिबल है कैसे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के द्वारा। उसी के बाद ये बेंचमार्क कर सकता है, यानी कंपैरिजन कर सकता है। डन। तो ये था हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हमारा आखिरी चैप्टर। इसी के साथ हमारा कॉस्ट का थ्योरी का सब कुछ होता है खत्म। वो कौन सा रहेगा? चैप्टर बजट। तो एक काम करते हैं, आते हैं चैप्टर बजट में, जिसका पेज नंबर क्या है? पेज 166। आते हैं चैप्टर बजट। मेरे में पेज 166 है, आप लोग अपने में आइडेंटिफाई कर लेना क्या है। चलो स्टार्ट करें बजट। सबसे पहले सॉरी सबसे पहले बजट का मतलब क्या? तो देखो बजट क्या है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे जब बजट चैप्टर पढ़ रहे थे। रिपीट करते हैं। बजट में क्या आएगा? बजट क्या है? एक फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, यानी आइदर इसमें क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा या फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। ये प्रिपेयर किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा कब? प्रायर टू अ पीरियड ऑफ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी साल के एंड में थोड़ी बजट बनाएंगे, साल के बिगिनिंग में बजट बनाएंगे। क्या चीज का? कि क्या क्या पॉलिसी को परस्यू करना है उस टाइम पीरियड में जिस पीरियड के लिए हम लोग ये बजट बना रहे हैं। जनरली इसमें इनकम, एक्सपेंडिचर, इंप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब का बजट बनता है। तो ये हुआ वर्ड बजट। बजट के बाद एक और वर्ड होता है बजटरी कंट्रोल। क्वेश्चन उठता है बजटरी कंट्रोल क्या है? बजट बनाने के बाद हर एक पर्टिकुलर बजट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को, एग्जीक्यूटिव को असाइन करते हैं और लगातार कंपेयर करते रहते हैं जो बजट बना उसको एक्चुअल के साथ। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल। यानी यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया गया है एग्जीक्यूटिव का, जहां पे कंटिन्यूअस कंपैरिजन होगा ऑफ एक्चुअल विद बजटेड रिजल्ट, ताकि इंडिविजुअल एक्शन मॉनिटर हो पाए, जो ऑब्जेक्टिव है वो मॉनिटर हो पाए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? पहला, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो अचीव कर पाए, एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाए, वो टारगेट पूरा कर रहा है या नहीं इस चीज को मॉनिटर कर पाए। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो जो रिस्क अनसर्टेनिटी है वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा, ढंग से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ये बड़ा ज्ञान का बात था। क्या क्या था देख लो। पहला, ओवरऑल एम ऑफ बिजनेस अचीव हो पाए, एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया, टारगेट अचीव हो रहा है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। डन। आगे नेक्स्ट मेरा लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला भैया, ये बेस्ड ऑन फोरकास्ट है, और जो फोरकास्ट है, जो एस्टिमेशन है, जो आगे का फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये तो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो बजट प्लान इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट। तो फोरकास्ट कितना सही है उसके बेसिस पे बजट हमारा सही बनेगा। अगर फोरकास्ट ही गलत हो गया तो बजट पूरा के पूरा चौपट हो जाएगा।
अगला एक झमेला है कि बजट को ना बड़ा फ्लेक्सिबल या डायनेमिक होना जरूरी है। अगर वो रिजिड है ना तो बड़ा मुश्किल है कि यानी मान लो बजट बनाकर बैठ गए कि 5,000 यूनिट पे मेरा ये कॉस्ट ये सेल्स होगा। इवेंचुअली पता चला कि मेरा यार 5,000 की जगह 6,000 यूनिट बनाए, तो ऑब्वियस सा होता है मेरा सारा कॉस्ट बढ़ेगा। और मेरा कॉस्ट कितना बढ़ेगा सेम प्रोपोर्शन में वो तो जरूरी नहीं है, कि डिपेंड करेगा उसमें कुछ फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। तो अगर मान लो बजट उस तरीका से नहीं बनाया हुआ है जहां पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो फिक्स्ड बना दिया, रिजिड बना दिया, तब तो पूरा का पूरा बजट बनाने का पर्पज ही फेल हो गया। तो एक चांस है कि बजट कहीं रिजिड ना बन जाए। भले ही बजट बन जाए, भले हम लोग सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव पे डाल दिए, पर कोई भी हालत में ये मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी ये मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इवेंचुअली वही डिसीजन लेगा कि करना क्या है, बजट बस खाली एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, और इवेंचुअली सारा डिसीजन किसका रहेगा, टॉप मैनेजमेंट का। इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। और बजट का प्लान का एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए एक जेन्युइन यूनिफाइड एफर्ट चाहिए हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय के द्वारा। यानी ये नहीं खाली टॉप मैनेजमेंट एफर्ट दिया काम हो जाएगा या बॉस एफर्ट दिया काम हो गया, हर एक ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करेगा, तब तो ये होगा। अब ये चीज इंश्योर करवाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है बजटरी कंट्रोल का। वेल, कुछ कुछ एसेंशियल्स ऑफ बजट। पहला, ये क्वांटिफाइड और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, ताकि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसके लिए कोई एम्बिग्विटी ना रहे। अगला, जो भी बजट का प्रोसेस है ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल और फंक्शनल गोल को दोनों रिकंसाइल करते हुए बनाना चाहिए। हर एक फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हर एक आदमी को अपना मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ यार मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजट रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं हाईफाई टारगेट सेट कर दी जो जिंदगी में अचीव हो नहीं सकता, और ऐसा नहीं है बजट बनाकर छोड़ दिए, ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके अगर बाई चांस बदलाव का जरूरत है वो करना जरूरी है। तो बस ये कुछ था जो आप लोग पढ़ सकते हो। अब फ्लेक्सिबल बजट क्या था ये हम लोग को पता है। बजट में हम लोग पढ़े थे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट एक डायनेमिक बजट है जहां पे सारे कॉस्ट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएबिलिटी। पहला क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट। अगला क्या रहेगा, सेमी वेरिएबल। तीसरा क्या रहेगा, वेरिएबल। और उसी के बेसिस पे हम लोग आराम से यूनिट्स के चेंज होने पे मेरा बजट क्या होना चाहिए हम लोग आराम से इजीली चेंज कर पाते हैं, बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल बजट कब कब हम लोग को यूज करना चाहिए, जब बड़ा फ्लक्चुएशन होने का चांस है इन सेल्स एंड प्रोडक्शन, यानी जितना प्रोडक्शन शुरू में सोचे उससे ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मान लो एक कंपनी नया प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट में चेंजेस लाने का सोच रहा है या जनरली चेंज होता है सेल्स, तब इस केस में मेरा फ्लेक्सिबल बजट इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट थ्योरी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करो, फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट। एग्जाम में पूछता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम के लिए क्या है, देखो फिक्स्ड बजट का झमेला यह है कि जब यह बजट बनता है ना, तो मेरा टॉप मैनेजमेंट साल के बिगिनिंग में सोचा कि अगले साल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करके बेचेगा। साल के बिगिनिंग में सोचा 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करके बेचेगा, और उसके बाद वो उसी हिसाब से बहुत सारे कॉस्ट को एस्टिमेट किया और टोटल कर लिया, बिना सेग्रीगेट किए कितना फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल है, क्या सेमी वेरिएबल है। सेग्रीगेशन नहीं किया, सबसे बड़ा झमेला ये, नो सेग्रीगेशन। अब मान लो इवेंचुअली मान लो एक पर्टिकुलर में 10,000 की जगह 12,000 यूनिट्स बन गया, तब ऑब्वियस सा बात है जितना एक्चुअल कॉस्ट आया वो तो सारा 12,000 यूनिट पे आया। तो अगर बाई चांस मेरे को सही में ढंग से कंपेयर करना है, तो ये 10,000 यूनिट के कॉस्ट को, ये 10,000 यूनिट के कॉस्ट को 12,000 यूनिट के एक्चुअल के साथ थोड़ी कंपेयर करेंगे। मेरे को बजट को भी 12,000 यूनिट के बेसिस पे बनाकर फिर कंपेयर करना चाहिए। और भाई 10 को 12,000 में कन्वर्ट तो तब करवाएंगे जब मुझे पता रहेगा कि कौन सा वेरिएबल है ताकि बढ़ा पाए, कौन सा फिक्स्ड है ताकि सेम रख पाए,
कौन सा सेमी वेरिएबल है जिसको फिक्स्ड वेरिएबल में बांट पाए? अगर क्लासिफिकेशन ही नहीं किए तब तो ये इतना रिजिड हो गया ना कि ये कोई काम का ही नहीं है, एकदम बेकार बजट है। जबकि फ्लेक्सिबल बजट के अंदर में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं क्या फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल, क्या सेमी वेरिएबल, ताकि भले ही मेरा यूनिट्स कुछ भी हो जाए हम लोग इजीली उसके लिए बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ठीक, जरा देखिए डिफरेंसेस क्या क्या है। चलो जरा देखिए पहले फिक्स्ड बजट में एक अजम्पशन है कि जो बिजनेस कंडीशन है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी 10,000 यूनिट सोचे वही रहेगा। जबकि फ्लेक्सिबल में अजम्पशन है चेंज होगा, जो रियलिस्टिक अजम्पशन है। ऑब्वियस सा बात है ये फिक्स्ड नेचर का है, ये डायनेमिक या वेरिएबल नेचर का है। यहां पे चेंज इज नॉट पॉसिबल, यहां पे एडजस्टमेंट इज पॉसिबल। सबसे बड़ा लोचा फिक्स्ड बजट में क्लास कॉस्ट का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, जबकि यहां पे हुआ है फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल में। फिक्स्ड में ढंग का फोरकास्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स्ड बजट एकदम रेलेवेंट नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर डिसीजन, पर ये सुटेबल है। ये इफेक्टिव नहीं है पर ये इफेक्टिव है, क्योंकि ये डायनेमिक नेचर का है, ये डायनेमिक नेचर का नहीं है। डन। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पे और चल रहा है। वेल फिक्स्ड बजट लेस एक्सपेंसिव है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगला, फिक्स्ड बजट के अंदर में कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे अगर ओवरऑल यूनिट चेंज हो गया। पर भाई यहां पे कंपैरिजन पॉसिबल है, जो मैं एग्जांपल में समझाया था। ठीक है, चलो एनीवेज ये आप लोग को समझ में आ गया। बहुत सारा फंक्शनल बजट होता है जो ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है, जब क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। शुरुआत करते हैं सेल्स बजट के साथ। सेल करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए देखो, एक सेल्स क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी, रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसके लिए परचेज करेंगे, एंड लेबर। ये सारा बजट हम लोग कवर किए थे। इसके अलावा मेरा सारा कॉस्ट का, ये देखो क्वांटिटी के टर्म्स में बना, अगला कॉस्ट के टर्म्स में बनता है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सारा का सारा कॉस्ट। अगला कैश बजट। ठीक, एग्जाम में क्या पूछता है क्या क्या फंक्शनल बजट है, तो आप लोग ये सारा नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेशियोज। वेल, जो रेशियोज है वैसे तो देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्लास था जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस को हम लोग बांटना सीखे थे एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर में। वो अगर आपको ध्यान होना तो ये फटाफट हो जाएगा। एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर। एफिशिएंसी वेरियंस क्या होता था? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। वेरियंस की जगह अगर रेशियो में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर इनटू 100। अगला होता है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है? कितना घंटा यूज किए डिवाइडेड बाय बजटेड आर कितना था इनटू 100। और जैसी एफिशिएंसी रेशियो कैपेसिटी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो एक्चुअल आर गया, क्या बचा? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आर। ठीक, तो एफिशिएंसी रेशियो, अगला कैपेसिटी रेशियो, अगला एक्टिविटी रेशियो। एक होता है कैलेंडर रेशियो। जब बजट किए उसमें कितना दिन सोचे थे, मान लो महीने में 25 दिन, असली में हुआ 18 दिन, तो कितना परसेंट कैलेंडर था, मतलब अवेलेबल था इस महीना में? 72%। आप लोगों को ना बस खाली मेन ये तीन भी नहीं, चार, 1 2 3 4, आप लोगों को मेन ये 4 रेशियोज ध्यान रखना है। इसके अलावा वैसे तो देखो 3 और रेशियोज होता है, ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में है, बट स्टिल एग्जाम में वैसे एक बार पूछा भी है, ये भी हम डिस्क्लेमर देते हैं।
लिए इतना फालतू फालतू रेशियोज याद करने का सेंस है नहीं। स्टिल अगर आप लोग याद रखना हो तो माइट भी ये दोनों और याद कर लो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो का मतलब मैक्सिमम कितना घंटा अवेलेबल है बजटेड आर में, उसके अंदर में हम कितना हम आर को बजट कर रहे हैं, यानी एक टोटल मैक्सिमम कितना घंटा पॉसिबल है काम करना, और कुछ तो देखो नॉर्मल आइडल टाइम रहेगा, नॉर्मल पब्लिक हॉलीडे रहेगा, वो सब हटा के बजटेड आर हम क्या रख रहे हैं। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर क्या है, ऊपर में क्या है एक्चुअल आर इंटू 100। चलो आई थिंक इसके साथ हमारा बजट का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो खत्म होता है। बस एक बार ना आप लोग जो एडिशनल क्वेश्चन वो प्रैक्टिस है ना, उसमें आना इसी चैप्टर का क्वेश्चन 5 में। जो जस्ट अभी रेशियो जाने ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है, तो एक बार किया हुआ अच्छा है, तो आप लोग प्लीज एक बार आना। पेज 181 है मेरे बुक में, आप लोग आना, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के जो भी पेज नंबर में मिले। फटाफट देखे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर। स्टैंडर्ड में कितना घंटा काम कर सकते हैं, 8 आवर पर डे और 5 डेज पर वीक, यानी एक वीक में वीक 1 में 5 दिन हैं और हर दिन में 8-8 घंटा करके, यानी एक वीक में 40 घंटा काम कर सकते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। मैक्सिमम कैपेसिटी कितने एम्प्लॉयज का है, 50, और एक्चुअल में कितने वर्क करेंगे, 40। ठीक है, एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क है 6400, स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न है 8000, एक्चुअल आर वर्कड, एक्चुअल आर कितना है 6000, स्टैंडर्ड आर अर्नड इन 4 वीक पीरियड, यानी स्टैंडर्ड आर कुछ ना बोले हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट, कुछ ना बोले मतलब यहां तो बोला ही है स्टैंडर्ड आर अर्नड, यानी एक्चुअल में जितना आउटपुट बना है उसके लिए स्टैंडर्ड आर क्या लगना चाहिए। नेक्स्ट पेज में मेरे को सारा कैलकुलेशन करना है फॉर 4 वीक्स। इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी, सॉरी नेशनल इवेंट, सॉरी। कैलकुलेट करना है सारा रेशियो। तो देखो भैया 4 वीक है और एक दिन छुट्टी हो गया है, ठीक है। चलो एक काम करें, पहले हम लोग जरा देखते हैं स्टैंडर्ड में मैक्सिमम पॉसिबल आर कितना काम करना पॉसिबल था। तो मैक्सिमम पॉसिबल आर क्या हो सकता था, देखो एक वीक में 5 दिन 8-8 घंटा करके, तो 8 5 40, कितने वीक से 4, 160, यानी 160 घंटा हर एक जन काम कर सकता है। कितने आदमी हैं 50, तो इंटू 50, ये कितना बन जाएगा 8000 घंटा। ठीक, तो देखो 8000 आर मैक्सिमम पॉसिबल आर है, क्लियर। अब ये मैक्सिमम पॉसिबल आर है, पर क्वेश्चन उठता है बजटेड आर क्या होगा। हम लोग चाहो तो यहां पे साथ साथ में टिक मारते रहते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो गया 8000, ठीक। पर क्वेश्चन उठता है बजटेड आर क्या रहेगा। बजटेड आर क्या रहेगा, देखो 50 तो मैक्सिमम कैपेसिटी का था, पर जनरली कितना काम करता है, खाली 40 लोग, तो क्या होगा 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 40, ये कितना बन जाएगा 6400 आर, यानी ये बजटेड आर है 6400 आर, ठीक। नेक्स्ट, एक्चुअल आर यहां पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। अब एक बार जरा देखो कितना दिन काम करना था, एक वीक में 5 दिन, तो 4 वीक में 20 डेज काम करना था ना, तो क्यों नहीं रहा भाई, बजट में 20 डेज सोचे, पर एक नेशनल इवेंट आ गया तो एक्चुअल में कितना दिन काम किए 19, तो बजट में था 20 डेज, एक्चुअल में 19 डेज काम किया, ठीक। चलो अब एक काम करते हैं, ये 4 नंबर्स निकल गया, इसके बेसिस पे हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। क्या रेशियो है, सबसे पहला है एफिशिएंसी रेशियो। तो भैया एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट बाय एक्चुअल आर इंटू 100।
तो देखो जस्ट अभी पिछले पेज में देखे थे स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है 7000, एक्चुअल आर 6000 इंटू 100 मुझे क्या मिल जाएगा 116.67%। वेरी इजी। अगला अगर बाई चांस क्या अगला यहां पे एक्टिविटी रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आर, मैक्सिमम पॉसिबल आर नहीं बजटेड आर। तो देखो ये 7000 था, बजटेड आर 6400 कैलकुलेट किए। कैलेंडर रेशियो जन 20 डेज हम लोग शुरू में माने और एक नेशनल इवेंट हो गया, एक्चुअल में काम किए 19 दिन, तो कितना परसेंट 95%, 19/20 × 100। बस दो और स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, या डिनोमिनेटर में क्या आएगा मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर। स्टैंडर्ड में ऊपर बजटेड आर, एक्चुअल में ऊपर एक्चुअल आर। तो भाई बजटेड आर कितना था 6400 बाय 8000, ये आएगा 6000, गलत है ये, डिवाइड बाय 8000 होना चाहिए यानी 75%। डन। तो इसी के साथ हमारा पूरा थ्योरी होता है खत्म और आज का क्लास भी होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बाय।